पूर्ण बिहार के छात्रगण खास करके जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए सुनील जी खाटी बिहारी फिर से आ गया। बीच में मैं थोड़ा सा बाध्यताओं के कारण मैं आपको वीडियो लेक्चर सीरीज नहीं डाल रहा था, अब मैं फिर से आपको डालूंगा और लगभग रेगुलर डालूंगा। आप चाहे बिहार से कहीं से भी अध्ययन करते हो, चाहे आप चाहे राजधानी से अध्ययन करते हो, गांव से अध्ययन करते हो, किसी भी जिला से अध्ययन करते हो, बिल्कुल तैयार हो जाए। 10वीं कक्षा में जितने भी अध्ययनरत हैं, भूगोल के मैं तीसरे चैप्टर जो आपदा और प्रबंधन से है उसमें आपको इसमें आपदा और प्रबंधन के भूकंप एवं सुनामी तीसरे चैप्टर से मैं आपको हाजिर हो चुका। लेकिन इसके पहले अरे भैया सुनील जी खाटी बिहारी तोहार का अपन चैनल बाबा हो, एकरा लाइक करा, सब्सक्राइब करा, अपन दोस्त यार के बतावे एमे नइखे तोरा सब्सक्राइब करे में 1 रुपया लागी। इसमें यू वॉन्ट हैव टू पे सिंगल रुपीज फॉर दिस चैनल। अब शुरुआत में करता हूं बिना राग लपेट का। भूकंप भू और कंप से बना है। भू मीन्स धरती और कंप माने कंपन, कंपन माने हिलना, हिलना। तो भूकंप हम लोग कहते हैं कि जब धरती हिलती है, कंपन करती है, तो उसको भूकंप कहते हैं। भूकंप ये पृथ्वी पर होता है और सुनामी, सुनामी ध्यान रखिएगा ये समुद्र में होता है। तो भूकंप पृथ्वी के आंतरिक संरचना के हिलडोल के कारण, आंतरिक संरचना में जब दबाव और ताप इसका जब जोर पड़ता है तो स्वाभाविक है कि दबाव के कारण रीएडजस्टमेंट होता है। खास करके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जब पढ़िएगा आगे के क्लास में तो उसमें जो परत होते हैं वो रीएडजस्ट करते हैं, जिसके कारण कुछ क्षेत्र में कंपन होता है, उसी को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप देखिए भूपटल के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तो वहां पर दबाव भी पैदा होगा, और दबाव पैदा होगा तो जहां पर कमजोर क्षेत्र है वहां कंपन पैदा होगा, और उसी जिस क्षेत्र में कंपन होता है वहीं पर भूकंप आता है। अब यहां से हम चलते हैं, जब यह कंपन धरती पर होगा भूकंप, जब ये कंपन समुद्री क्षेत्र में होगा उसके नीचे में, और बड़ी बड़ी लहर ऊंची उठ करके और तब तट की ओर चलेगी जो भयावह विनाश लीला लाती है, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी जानते हैं ये कौन भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अरे जल्दी से बोलो रमेश बा, सुनामी कौन भाषा का शब्द है रे? जापानी भाषा का। बहुत बढ़िया, बहुत बारे रमेश बा, तो 80% नंबर आएगा। तो भूकंप और सुनामी का हम लोग जो मापन करते हैं वो रिक्टर स्केल से मापन करते हैं। अब आता है कि रिक्टर स्केल, चार्ल्स रिक्टर ने इसको लाया था, उसी के नाम पर ये रिक्टर स्केल पड़ा। चार्ल्स रिक्टर स्केल ये चार्ल्स रिक्टर ने, बल्कि चार्ल्स रिक्टर ने लाया था। और रिक्टर स्केल में एक खूबी खासियत है कि 1 से लेकर के 9 तक इसका पाठ्यांक होता है, और हर पाठ्यांक से अगला पाठ्यांक 10 गुना कंपन लाएगा। मान लीजिए 4 पाठ्यांक है, उस पर जितनी कंपन होगी 5 पाठ्यांक में उससे 10 गुना ज्यादा कंपन और उससे ज्यादा विनाश लाता है। तो उस तरह से हम लोग कहते हैं कि अगला पाठ्यांक 10 गुना कंपन लाता है। तो जैसे 6 के आसपास यदि पाठ्यांक है तो मिला जुला करके आप कह सकते हैं वो उतनी विनाशकारी नहीं होगी। लेकिन 6 से जितना ज्यादा पाठ्यांक बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा विनाशकारी होगा। 6.2 से ऊपर का जितना पाठ्यांक का आपका भूकंप आवेगा बहुत विनाशकारी होगा। बिल्कुल। अब भूकंप और सुनामी ये प्राय अब आता है किस क्षेत्र में आता है? कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां भूकंप नहीं के बराबर आता है, और कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां भूकंप बहुत आता है। प्रशांत महासागर के तटीय पेटी में चले जाइए तो वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आता है। जापान में बराबर भूकंप आता है। तो देखिए ऐसे क्षेत्र हैं जहां वलित पर्वत कहते हैं कि जिसमें पर्वत में प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, वो टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है, जिसको जिंदा पहाड़ भी कहते हैं। तो वलित पर्वत क्षेत्र में, और भूपटलीय दरार। भूपटलीय दरार क्या है कि जैसे पृथ्वी है, जैसे धरती है, उसके भीतर में भ्रंश बन जाता है, उसमें दरार चले आती है, जहां का कह सकते हैं शैल चट्टान का कमजोर स्थिति होती है, वहीं पर दरार बन जाता है, भरभरा करके नीचे चला आता है। तो भूपटलीय दरार। अब महासागरीय गर्त मीन्स कहते हैं गड्ढा, इसको खाई। तो महासागरीय के जो इसमें कह सकते हैं कि नीचे जहां पर खाई ज्यादा है वहां के जो, चूंकि महासागर के तो नीचे भी तो शैली है, चट्टानी है जो पानी को टिकाए हुए है, वहां पर कंपन जब आती है तो वो उन सब क्षेत्र में आपको भूकंप और सुनामी ये प्राय आती है। भूकंप का प्रभाव क्या होता है? सवाल में जानते हैं। भूकंप का प्रभाव जिस क्षेत्र में आता है, घर गिर जाता है, मकान गिर जाता है, लोग मारे जाते हैं, पशुधन की हानि होती है, जन जीवन की हानि होती है, बाद में महामारी भी फैल सकती है। तो भूकंप का प्रभाव शब्द। फिर
जमीन में दरार चला आता है, गर्म पानी निकलने लगता है, तो ये सब आपका जल निकलने लगता है, ये सब भूकंप का प्रभाव है। सुनामी का क्या प्रभाव होता है? तो सुनामी जानते हैं समुद्र तट की तरफ आती है। समुद्र तट की तरफ अचानक लहर यदि ऊंची उठ जाए, एक तो सामान्य लहर चलती है जिसको हम लोग ज्वार भाटा के रूप में अध्ययन करते हैं, लेकिन जब 3 मीटर 4 मीटर इस तरह का लहर अचानक तेजी से बड़ी गति से यदि समुद्र तट की ओर चलती है तो वो सुनामी होता है, और वो बहुत अंदर तक चले जाती है। जितने रास्ते में उसको पेड़ पौधा जमीन जाल पर्यटक में उस सबको बहाते हुए लेते चलती है, ये विनाशकारी होती है। तो इसमें बालू या मृदा का अपरदन होता है, बालू का कटाव हो जाता है, पर्यटक मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग बह जाते हैं। ये जैसे 2004 में सुनामी आया था, 26 दिसंबर को बहुत बड़ा विनाश लाया था भारत में। तो भारत में अब आता है जो भूकंप के क्षेत्र में बंटवारा कैसे हम लोग किए हुए हैं। तो भारत के हर क्षेत्र में समान ढंग से भूकंप नहीं आता है। बंटवारा के रूप में देखिए कि भारत के 5 जोन में बांटे हुए हैं। 5 जोन, वैसे तो P1 P2 P3 P4 P5 भी कहते हैं। तो भारत के भूकंप क्षेत्र को बंटवारा कितने क्षेत्रों में? जल्दी बोल दिनेशवा तोरे से पूछ रहे हैं। हाँ, 5 क्षेत्र में किया। बारे दिनेशवा तोरा 80% में मरा बेगा। बहुत बढ़िया बात। अब यहां पर देखते हैं कि जोन 1 ये दक्षिण पठारी क्षेत्र है। ये दक्षिण पठारी क्षेत्र में यहां पर नहीं के बराबर भूकंप आने की संभावना होती है, और इस जोन में खतरा नहीं के बराबर है। जोन 2 है प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस तरह का जो अंतिम में नीचे बना होता है, इसी को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इधर है अरब सागर, इधर आपका जो देखते हैं बंगाल की खाड़ी, इसी को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ये जो साइड देखते हैं ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसमें आपको प्रायद्वीपीय भारत में कम इसकी संभावना मध्यम स्तर की है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की। माने यहां पर भी ध्यान रखें, तटीय मैदान क्षेत्र में आता है भूकंप, लेकिन उतना विनाशकारी और ज्यादातर नहीं आता है। तीसरा क्षेत्र है ये गंगा सिंधु के मैदान में, राजस्थान या उत्तरी गुजरात में ये इसके कुछ क्षेत्र आते हैं, जिसको हम जोन 3 कहते हैं या P3 क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि भूकंप रेगुलर इंटरवल पर नहीं आती है, कुछ समय पर आती है, लेकिन कभी कभी विनाशकारी आ जाते हैं। जैसे कि बिहार में 1934 का भूकंप। बिहार में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? जल्दी बोल रजीबा, नस पार देंगे। कब आया था? 1934। बारे रजीबा 80% नंबर तो आएगा। तो चलिए, तो 1934 का भूकंप जो है वो भयंकर भूकंप था, और कई बार कम लेवल का भूकंप आता है तो पतो नहीं चलता है, वो आता है आदमी सुतले रहता है, पतो नहीं चलता है। लेकिन जोन 4 जहां P4 क्षेत्र है, वहां पर भूकंप प्रायः आपको खतरनाक आती है। जैसे आप उसमें शिवालिक हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसके बाद चले ये असम घाटी आ जाइए, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, वहां पर जो भूकंप आती है ये सब पहाड़ी क्षेत्र है, और वहां की भूकंप ज्यादा खतरनाक होती है। और रेगुलर इंटरवल पर 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पर प्रायः एक आध बार झटका लगते ही रहता है। और जोन 5 जो सबसे खतरनाक है, ये गुजरात का कच्छ क्षेत्र। याद कीजिए कि जब नरेंद्र मोदी सर गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने थे, भयंकर गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी को ही आ गया था, बहुत सारे बच्चे भी उसमें काल कवलित हो गए थे। ये गुजरात का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, प्रायः देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान के आपके क्षेत्र में आता है, तो जम्मू कश्मीर भी प्रभावित होता है। उस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम हुआ और दार्जिलिंग, इन सब क्षेत्र में भूकंप खतरनाक आती है, और इसका इंटरवल भी, गैप भी कम होता है। तो जोन 5 में कौन कौन क्षेत्र आया? गुजरात का कच्छ क्षेत्र, सिक्किम आया, और फिर आया दार्जिलिंग आया, हिमाचल प्रदेश आया। वाह ये, लेकिन वाह कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र भूकंप के दर्द से झेलता है। इसलिए अब पृथ्वी की संरचना बनी हुई, तो उसको तो कोई बदल सकता नहीं है। ये तो पृथ्वी की मान लीजिए अंदर की संरचना है। अब आइए कि भूकंप के तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो भूकंप के तरंग जो है, इसको ध्यान रखिए, एक प्राथमिक तरंग होती है जिसको P तरंग कहते हैं, और दूसरा तरंग है द्वितीयक तरंग जिसको S तरंग कहते हैं, और दीर्घ इसको L कहते हैं। L से लॉन्ग बना हुआ इसलिए इसको, और द्वितीयक तरंग S से है। तो P तरंग जो है सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंच जाता है। सबसे पहले कौन पहुंचता है? जल्दी से बोल, अर्तिया तोरे से पूछ रहे हैं, कौन पहुंचता? मारेंगे 10 गिनेंगे, एक वाह। P तरंग सबसे पहले पहुंचता है। और P तरंग जो है, इसको प्राथमिक तरंग भी हम लोग कहते हैं। दूसरा तरंग जो है वो S तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, और इसकी गति प्राथमिक तरंग से थोड़ी कम होती है। S तरंग की प्राथमिक तरंग से थोड़ी कम होती है। और L तरंग है, ये भूपटल
अर्थात कि पृथ्वी के ऊपर वाले लेयर पर ये पैदा होती है और ये ज्यादा नुकसानदायक होती है, इसका नुकसान ज्यादा भुगतना पड़ता है। अब कुछ टर्म जान लीजिए, लेट यू नो सम स्पेसिफिक टर्म ऑफ द जियोग्राफी। एक है अधिकेंद्र, ये भूपटल का ऐसा केंद्र जहां पर आपको भूकंप का सबसे पहले अनुभव होता है। मान लीजिए धरती के दौरे में कंपन शुरू होता है, उच्च जहां पर सबसे पहले जाता है, जैसे मान लीजिए ये धरती है, कंपन यहां हुआ तो ए में मान लीजिए ऐसे करके ई आपको बढ़ा ई यहां पर सबसे पहले आता है, इसी को अधिकेंद्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। बार कमा। अब इसके बाद ये भूकंप केंद्र, जहां से भूकंप शुरू होता है। जैसे देखिए यहां से भूकंप शुरू हुआ, इसको हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, इसको हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। अच्छा ठीक, ये भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र से आरंभ होता है और अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचता है। अब भूकंप से बचाव, देखिए भूकंप से कहिएगा परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। भूकंप का पूर्वानुमान लगाया ही नहीं जा सकता है अब तक ऐसा, लेकिन फिर भी कुछ चीज से हम भूकंप के प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। और उसके लिए क्या कर रहा है, जो भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश। बड़े बुजुर्ग, हम लोग के जो बुजुर्ग कहते थे कि जब चिड़िया विचित्र हरकत करने लगे, कुत्ता बहुत देर से रो रहा हो, बिल्लियां रो रही हो, जानवर अचानक अजीबोगरीब हरकत करने लगे, तो उस समय समझिएगा कि भूकंप आने की संभावना होती है, क्योंकि तरंग जो पहले चलती है तो उसको जानवर या कुछ चिड़िया को पहले पता हो जाता है। दूसरा है कि कम से कम भूकंप के प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे भवन निर्माण ऐसे करें जिसके साइड में पिलर हो, पिलर अच्छा ढंग से बने हो, भूकंप निरोधी मकान बने हो, भूकंप, ताकि भूकंप जब आवे तो उसमें नुकसान कम हो। और भूकंप के बचाव के समय यह करना चाहिए कि पिलर के साइड में खड़ा हो जाना चाहिए, या चौकी या पलंग के नीचे चले जाना चाहिए, या कुर्सी या टेबल के नीचे चले जाना चाहिए, सिर पर तकिया रख लेना चाहिए, ताकि नुकसान कम। और इसके बाद जब भूकंप चला आवे और यदि मलबा में कोई दबे हुए हैं तो उस जीवित व्यक्तियों के निकालने की प्रक्रिया जल्द से जल्द जारी होना चाहिए, क्योंकि मलबा में दबे हुए बहुत व्यक्ति जीवित भी रहते हैं, तो उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। और कुत्ता को प्रशिक्षित की जानी चाहिए। जैसे कुछ ऐसे यूरोपियन देश है जहां कुत्ता बेहद ही प्रशिक्षित होते हैं, जो दबे हुए व्यक्ति की सिर्फ चीख पुकार या आवाज से या गंध से ही पकड़ लेते हैं व्यक्ति यहां दबा हुआ। और जापान में तो एक ऐसा है कि छोटा कैमरा रखता है जो भीतर में आपको पता कर लेता है कि व्यक्ति कहां दबे हुए हैं। तो इस तरह के वीडियो कैमरा को भी तैयार रखना चाहिए। फिर तुरंत उपचार व्यवस्था रखना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर घर गिर जाएगा, मकान गिर जाएगा, दीवार गिर जाएगा, वो घायल होगा, उसको तुरंत ही निकलने के बाद हड्डी टूट जाता है, शरीर के उसमें कई तरह की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, तो उनको तुरंत ही उनको उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद जो व्यक्ति दब गए, जिनकी मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से उनका भी अंत्येष्टि ससम्मान पूर्वक किया जाना चाहिए। हिंदू है तो हिंदू विधि से, और जो यदि मुस्लिम है तो उनका मुस्लिम विधि से उनका अंत्येष्टि जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा होता है कि मृत शरीर से बदबू आने लगती है और फिर महामारी फैलने का डर होता है। और डीडीटी इन सब का छिड़काव कर देना चाहिए ताकि महामारी इसके बाद नहीं फैले। अब आता है सुनामी से बचाव। सुनामी से बचाव हम भूकंप से भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जैसे समुद्र के बीच एक स्टेशन और प्लेटफॉर्म बनावे, और स्टेशन और प्लेटफॉर्म जैसे ही समुद्र के अंदर यदि हलचल होती है और लहर ऊंचा उठ करके तट की ओर चलती है, तो तटीय तरफ के व्यक्ति को उनको तुरंत ही सूचना दे दिया जाए कि वो अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ ले। और समुद्री जल के नीचे हलचल पता करने के लिए वहां पर कुछ हम लोग उपकरण बिठा सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद कंक्रीट का तटबंध साइड में बनाना चाहिए। जैसे देखिए मुंबई के आप समुद्र तट की तरफ जाइएगा तो कंक्रीट का बना हुआ, ताकि यदि लहर चले भी तो पहले कंक्रीट से टकरा करके उसका पावर, उसकी शक्ति, उसका जितना स्ट्रेंथ है वो रुक जाए। इसके बाद आता है कि मैनग्रोव जैसे वनस्पति को सघन ढंग से लगावे। मैनग्रोव में क्या है कि वो आपको कटाव कम होने देता है, बालू या धरती का कटाव कम होने देगा और उससे लहर टकरा करके उनका स्पीड, उसका स्ट्रेंथ, उसकी जो विभीषकारी शक्ति होगी वो आपकी कम हो जाएगी। इसके बाद सुनामी का सूचना मिलते ही समुद्र तरफ या स्थल खंड में जितने भी व्यक्ति जो समुद्र तट पर रहते हैं उनको त्वरित सूचना की विधि ये दी जानी चाहिए। और एक अंग में ये मानवीय पहलू से जुड़ा हुआ है कि यदि कोई असामाजिक तत्व लूटपाट करते हैं भूकंप के दौरान या सुनामी के दौरान, तो उन पर कड़ा एक्शन लेने के लिए ये तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी इस चैप्टर को मैं समाप्त कर रहा हूं यहीं पर, और आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, भैया इसमें कोई शुल्क नहीं लग रहा है। सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल तुम्हारा अपना चैनल है, दिस इज योर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, टेल योर फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो में मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत। इसमें चूंकि कोचिंग खुली हुई थी इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में
उतना मैं मशगूल नहीं हो पा, लेकिन अब मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा। जय जय बिहार, जय भारत।